साथियों मेरा नाम है मयंक गौतम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए और आपको सफलता प्रदान करे। चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए लिपि और राजभाषा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। ठीक है, लिपि से और राजभाषा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका संकलन मैंने यहाँ पर किया है। आइए इनको हम साथ में मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा प्रत्येक प्रश्न पर और आपको उनका उत्तर लगाना है 5 सेकंड के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हाँ जी, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की आधिकारिक लिपि कौन सी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हिंदी भाषा की आधिकारिक लिपि है आपकी देवनागरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। आपके पास 5 सेकंड है उत्तर देने के लिए। हाँ जी, देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। ठीक है, ब्राह्मी के अंतर्गत ही आती है कैथी और शारदा, और खरोष्ठी और ब्राह्मी एक समकालीन जरूर है, लेकिन देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी से हुई है, खरोष्ठी से नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। ठीक है, आपके लिए समय दिया जा रहा है और आपके लिए बता दूं, ये मैं अपने लिपि से संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया है, लिपि क्या होती है, तो वहां पर मैंने अच्छी तरीके से इसको समझाया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हाँ जी, देखते हैं। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि है, अर्थात तीसरे का सी है। ध्वन्यात्मक का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर भी आप चाहें इसको अच्छी से देखना चाहते हैं तो मेरा लिपि से संबंधित एक वीडियो है, वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, समझिए ध्वन्यात्मक क्या होता है। देखिए, भावात्मक मतलब ये भावात्मक कोई सी नहीं होती, भाव चित्रात्मक होती है, और एक प्रतीकात्मक और एक चित्रात्मक। सबसे पहले चित्रात्मक समझते हैं। चित्रात्मक अर्थात चित्र के माध्यम से भावों को व्यक्त करना या चित्र के माध्यम से अपनी बात को कहना। जैसे एक शेर का चित्र बना हुआ है शेर का चित्र बना हुआ है, तो शेर बताने के लिए हमको क्या बनाया, हमने चित्र, शेर का चित्र बनाया, तो वो क्या कहलाएगी, चित्रात्मक लिपि कहलाएगी। अब शेर का चित्र बनाना थोड़ा कठिन होता है, शेर की जगह हम केवल कुछ चिन्हों का प्रयोग कर दें इस तरीके से, तो ये किसका प्रतीक हो गया, शेर का प्रतीक हो गया। इसको ऐसे समझिए कि आप पहाड़ बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, तो पहाड़ तो हो गए चित्रात्मक, और इन पहाड़ों के स्थान पर किसी प्रतीक का प्रयोग कर लेना। जैसे ये हमने प्रतीक प्रयोग कर लिया कि आगे ये किसका सूचक हो जाएगा, पहाड़ को सूचित करने वाला ये चिन्ह कहलाएगा। अब भावात्मक का मतलब हम चित्रों से भावों को व्यक्त करने लगे। जैसे पहाड़ जो है पहाड़ का ही अर्थ प्रदान करे, और अगर कहीं पर पहाड़ ये भाव प्रदान करे कि पहाड़ है आगे, इसका मतलब पहाड़ नहीं, आगे ऊंचाई है, तो ऊंचाई का भाव अगर प्रदान करने लगे तो उसी को भाव चित्रात्मक कहते हैं। जैसे आपके जो मोबाइल में इमोजी होती हैं वो एक तरीके से चित्र हैं और भाव चित्रात्मक हैं, कि इन चित्रों के आधार पर ही आप भाव व्यक्त करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब जो हमारे मुख से निकल रहा है उसको उसी रूप में लिख लेना। जैसे हम शेर बोल रहे हैं तो शेर ही लिखना, कमल बोल रहे हैं तो कमल ही लिखना। ठीक, चलिए चौथा। भारत की समस्त लिपियों की जननी है। भारत की समस्त लिपियों की जननी है ब्राह्मी, नागरी, शारदा या खरोष्ठी। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, इसका उत्तर देखते हैं। भारत की समस्त लिपियों की जननी है आपकी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को भारत की समस्त लिपियों की जननी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो मैं सबसे अंत में बताऊंगा। देवनागरी लिपि है देखिए, वहां तक तो आ गई थी बात कि देवनागरी लिपि हमारी कैसी है। वहां पर हमने बताया था ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक में भी क्या है वो देखिए आप।
ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन लगाइए। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, चिन्हात्मक है या संयोगात्मक है। देखिए संयोगात्मक बिंदी नहीं लगी है, संयोगात्मक हो गया, संयोगात्मक हो गया, संयोगात्मक, ये चिन्ह आधा है। चलिए लगाइए आप अपना उत्तर। हाँ जी, देखते हैं। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। ठीक है, अक्षरात्मक समझिएगा क्या होता है, संयोगात्मक नहीं होती। संयोगात्मक भाषाएं होती हैं, संयोगात्मक वियोगात्मक भाषाएं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णात्मक और अक्षरात्मक क्या है। ध्वन्यात्मक के दो प्रकार होते हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। यानी कि जिस भाषा में चिन्ह जो प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो उन चिन्हों के को हम अक्षर के रूप में अगर व्यक्त करें तो वो क्या कहलाती है, अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। और वर्णात्मक लिपि जहाँ प्रत्येक वर्ण को व्यक्त करा जाने के लिए चिन्ह दिए होते हैं। जैसे मैं एक लिखूं रा, यहाँ पर आपने क्या किया है कि एक रा के साथ में आ की मात्रा को साथ में जोड़ दिया है, और ये क्या कहला रहा है, एक अक्षर कहला रहा है। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करी जाए तो रा को कैसे लिखेंगे, आर ए, अलग अलग वर्णों से। तो अंग्रेजी की लिपि वर्णात्मक है और हिंदी की जो लिपि है वो कैसी है, अक्षरात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लिपियों के विकास का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी या गुप्त। बी ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी, गुप्त। सी ऑप्शन है ब्राह्मी, गुप्त, देवनागरी, खरोष्टी। और चौथा ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, गुप्त तथा देवनागरी। चलिए आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, छठे का जो है वो डी ऑप्शन है। पहले खरोष्टी आई, खरोष्टी के बाद ब्राह्मी आई, ब्राह्मी से बनी गुप्त, और गुप्त से बनी नागरी, और नागरी से बनी देवनागरी। ठीक है, तो ये क्या है, भारतीय लिपियों का विकास क्रम है इसी तरीके से। ठीक है, खरोष्टी, फिर ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर देवनागरी। खरोष्टी से पहले भी एक लिपि थी जिसको बोला जाता है सिंधु घाटी लिपि। ठीक है, चलिए, तो आपका छठे का डी ऑप्शन सही हो जाता है। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि निम्न में से किस भाषा की नहीं है। चलिए यहाँ से बात करते हैं, देवनागरी लिपि निम्न में से किस भाषा की नहीं है। आपके ऑप्शन है संस्कृत, नेपाली, कोंकणी या बांग्ला। अब इसमें से आपको अपना उत्तर लगाना है। हाँ जी, चलिए देखते हैं, देवनागरी लिपि निम्न में से किस भाषा की नहीं है। देवनागरी संस्कृत की भी है, नेपाली की भी है, कोंकणी की भी है, बांग्ला की नहीं है। बांग्ला की जो होती है लिपि वो कौन सी होती है, बांग्ला की लिपि बांग्ला होती है, ना कि देवनागरी। इसलिए सातवें का आपका प्रश्न डी सही हो जाएगा। अगर मैं देवनागरी लिपि की बात करूं तो देवनागरी लिपि कोंकणी, हिंदी, नेपाली, संस्कृत, मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली और कई सारी भाषाओं की लिपि है, और वो भी आधिकारिक लिपि है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न आपका, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका ए ऑप्शन है, देखिए इसमें चारों ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे आपको शायद, हाँ अब दिखाई देंगे। हाँ जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। नंबर एक, अशोक के शिलालेखों में। बी, अशोक के स्तंभ लेखों में। सी, राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। या डी, इनमें से कहीं नहीं। कहीं नहीं। ठीक है, अब आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए। हाँ जी, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। ये थे गुजरात के। कहाँ, गुजरात के। गुजरात के एक राजा थे, राजा जयभट्ट, उनके शिलालेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगर अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख की बात करी जाए तो अशोक ने दो प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया था। एक थी खरोष्ठी और एक थी ब्राह्मी। तो अगर आपसे यही प्रश्न मैंने पूछा होता कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और खरोष्ठी लिपि का किसने प्रयोग किया था, अशोक ने किया था। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है मैंने, देवनागरी लिपि की बात हो रही है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजा जयभट्ट। ठीक, चलिए नमा। भारत, बहुत सरल क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए देखिए इसमें आप अपना उत्तर लगाइए। हाँ जी, चलिए उत्तर देखते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा है
इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि सर आप गलत हैं। मैं देखिए इसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा संविधान के अनुसार कोई सी नहीं है। संविधान के अनुसार आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको राष्ट्रभाषा शब्द मिलेगा ही नहीं, और राष्ट्रभाषा हमारी कोई सी भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने इनमें से कोई नहीं की जगह दे दिया होता उर्दू, तो फिर क्या होता ऑप्शन? भाई अगर होता भारत की राष्ट्रभाषा है, तब तो हमारे पास जब चारों भाषा होंगी, तब अगर हमें चुनने को दिया जाएगा तो हम अपना ऑप्शन हिंदी सही करेंगे। क्यों? क्योंकि अब चारों भाषाएं हैं आपके पास। ठीक है, अगर बन सकती है तो केवल हिंदी बन सकती है, हिंदी के अलावा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। लेकिन आज की अगर वर्तमान की बात करी जाए तो संविधान के अनुसार हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर हिंदी है क्या हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ठीक है, बात क्लियर हुई। और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको संविधान में संशोधन करने की भी कई बार कोशिश करी गई, लेकिन इसके विरोध में दक्षिण भारत के जो राजनेता हैं वो आ जाते हैं कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनने देंगे। और अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले कि सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के विधेयक का विरोध किसने किया था संसद में, तो था कर्नाटक राज्य ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपसे पूछ रहा है भारत संघ की आधिकारिक राजभाषा है। ठीक, चलिए ऑप्शन है आपके पास हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या ये सभी। ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। भारत संघ की आधिकारिक राजभाषा है हिंदी, आधिकारिक राजभाषा। और ये अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत कहा गया है। जो सशब्द बात कही गई है वो सुनिए कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी हो। किसमें लिखी हो? देवनागरी लिपि में। इन दोनों ही बातों का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, देवनागरी लिपि ही क्यों? क्योंकि अगर ये शब्द नहीं होता तो आप हिंदी को किसी भी लिपि में लिख देते तो वो मान्य हो जाती। तो याद रखिएगा कि हिंदी की आधिकारिक लिपि ऊपर हम प्रश्न करके आए थे, देवनागरी है, और भारत संघ की आधिकारिक राजभाषा हिंदी है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई राजभाषाओं में कौन नहीं है? देखिए, राजभाषा मैं अच्छी तरीके से आपको ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों क्लासों में पढ़ा चुका हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, मेरा राजभाषा की वर्तमान संवैधानिक स्थिति नामक मेरा एक वीडियो होगा, उसको आप देखिएगा। और राजभाषा से प्रश्न आपके अभी तत्काल में ही परीक्षा होके चुकी है जेल वार्डर की, उसमें राजभाषा से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे। तो इसलिए राजभाषा को डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई राजभाषाओं में कौन सी नहीं है? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी या मैथिली? हाँ जी, चलिए देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर है डी, कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी। 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें 3 राजभाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी? 3 राजभाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें मैथिली नहीं थी। कौन कौन सी थी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे KLM बनना है, कोंकणी KMN, KMN बनना है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, चलिए तो 11वें का आपका क्वेश्चन सही है, मैथिली, डी। चलिए 12वां प्रश्न, देवनागरी लिपि को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने कई बार कराया है। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1947 या 14 सितंबर 1948? हाँ जी, देखते हैं इसका उत्तर। 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, 14 सितंबर सन 1949 को। इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और संविधान में राजभाषा शब्द तो मिलेगा आपको, लेकिन राष्ट्रभाषा शब्द नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, जिसको 14 सितंबर को अपनाया गया। चलिए इधर आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 सितंबर, 10 जनवरी या 11 अगस्त। चलिए आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात करी जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राष्ट्रीय दिवस में और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में। राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, राष्ट्रीय दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब समझिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आखिर में क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को। असल में प्रथम जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर में। ठीक है, इसीलिए उस दिन को याद में 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थीं? ऑप्शन है आपके 12, 13, 14, 22। मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थीं? मूल का मतलब वह संविधान जिसमें कोई संशोधन ना हुआ हो। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी राजभाषाएं थी? आपका प्रश्न का उत्तर देखिए। हाँ जी, देखते हैं। मूल संविधान जब लिखा गया था तो उस समय पर जो राजभाषाएं थी वो थी 14। ठीक है, 14 राजभाषाएं थी, जिसमें 3 बार संशोधन करके अब इनकी संख्या 22 हो चुकी है। तीनों संशोधन समझ लीजिए। पहला संशोधन जो हुआ था वो 21वां संशोधन था, जो कि हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को। ठीक है, इसके बाद 21वें के बाद में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, जिसको 1900 क्या नाम है उसका, 92 में हुआ था, और इसमें 3 राजभाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद में हुआ था 92वां 92वां संविधान संशोधन, जिसमें जो हुआ था 2003 में, जिसमें 4 राजभाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 आप अभी ऊपर देख चुके हैं। 4 ये कौन कौन सी हैं? हो सकता है आपको अगले ही वीडियो में किसी में वीडियो में मिल जाए, वरना मैं बता दूंगा। आप चाहें तो मेरे वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 3 बार राजभाषा से संबंधित संशोधन हो चुके हैं, 21वां, 71वां और 92वां, 92वां। ठीक है, 67, 92 और 2003। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उपबंध है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं पहले इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। भाग 17, भाग 16, भाग 10 या भाग 11। ठीक है, वैसे संविधान में 22 भाग हैं, ये सभी को पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, देखिए, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उपबंध किया गया है, तो 15 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है? देखिए, संविधान जो है 3 भागों में है आपका, अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, किस अनुसूची में राजभाषा का प्रावधान है? तो देखिए, अनुसूची 7 में है, अनुसूची 8 में है, अनुसूची 9 में है या अनुसूची 10 में है। देखिए आप ऑप्शन लगाइए अपना। हाँ जी, देखिए अब इसका उत्तर क्या है। संविधान के अनुसूची 8 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। भाग 17 याद रखना है आपको, भाग 17 है, अनुसूची 8 है, और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। ठीक है, तीनों चीज याद रहेंगी आपको। ठीक है, चलिए 17वां, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद पूछे जाते हैं, मैंने अभी बताया था कि अभी परीक्षा हो के चुकी है, उस परीक्षा में अनुच्छेद पूछे गए थे और राजभाषा से संबंधित पूछे गए थे, तो आपको ये याद होने चाहिए। देखिए, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346। आप अपना ऑप्शन लगाइए। हाँ जी, देखते हैं।
राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 के अंतर्गत है। ठीक है, 343 में क्या है? 343 में घोषणा की गई है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि में लिखी होनी चाहिए, यानी कि राजभाषा का दर्जा जो प्रदान हिंदी को किया गया है वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। और 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति प्रत्येक 10 साल की समाप्ति पर, कितने? प्रत्येक 10 साल की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा, जिसमें पहली बार जो राजभाषा आयोग का गठन होगा वो 15 वर्ष की समाप्ति पर होगा, 15 वर्ष की। तो 1965 में, यानी कि हमारा संविधान 50 में लागू हुआ था, तो 1965 में उन्होंने एक राजभाषा आयोग का गठन किया था। वो थे आपके बीजी खैर। बीजी खैर थे हमारे सबसे पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम राष्ट्रपति ने 1965 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। राज्यों में राजभाषा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यों में राजभाषा, ठीक है, राज्यों में जो राजभाषा का गठन किया जाता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 349। ऑप्शन लगाइए आप अपना। हाँ जी, चलिए देखते हैं। राज्यों में राजभाषा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 345 के अंतर्गत आता है। तो आपका 18वें का प्रश्न कौन सा हो जाएगा सही? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार की बात, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 349 या अनुच्छेद 348। अब आपको अपना ऑप्शन लगाना है, लगाइए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। हमारा जो संविधान है इसमें 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 351 के अंतर्गत राष्ट्रपति यह घोषणा करता है कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जाए, या संविधान कहता है कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। प्रचार दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में किया जाए, और प्रसार का मतलब हिंदी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अगर समाहित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो उनको समायोजित किया जाए। ठीक, चलिए 20वां प्रश्न है, संस्कृत किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? 20वां प्रश्न है, संस्कृत किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। चलिए लगाइए। हाँ जी, इसका ऑप्शन है डी सही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की ही द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत कहीं की भी राजभाषा नहीं है, लेकिन द्वितीय राजभाषा जरूर है। द्वितीय राजभाषा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में है। 2019 में हिमाचल प्रदेश में भी संस्कृत राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे पहले संस्कृत द्वितीय राजभाषा के रूप में कहाँ लगी थी, तो वो उत्तराखंड में। ठीक है, तो वैसे तो आपके 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो डी है, और सबसे पहले कहाँ लगी थी? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी निम्न में से किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, और चौथा है गुजरात। लगाइए अपने ऑप्शन। हाँ जी, देखते हैं। हिंदी निम्न में से किस राज्य की द्वितीय राजभाषा है? उत्तर प्रदेश की तो राजभाषा है, बंगाल में ना राजभाषा है ना ही द्वितीय राजभाषा है, झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है, ना कि द्वितीय राजभाषा के रूप में। तो आपका जो ऑप्शन बचा गुजरात, गुजरात राज्य की राजभाषा गुजराती है और द्वितीय राजभाषा वहां पर हिंदी प्रयोग होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? आपके ऑप्शन ये रहे, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश।
लगाइए आप प्रश्न का उत्तर। हाँ जी, देखते हैं। हिंदी पंजाब राज्य की राजभाषा नहीं है। पंजाब राज्य की राजभाषा है पंजाबी। ठीक है, क्या है? पंजाबी। हरियाणा की भी हिंदी है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है और हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? पंजाब राज्य की नहीं है हिंदी। हाँ जी, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। हिंदी कितने राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है? मैं इस प्रश्न का उत्तर वही देने वाला था, मैं रुक गया एकदम से। अब यहाँ मैंने इस प्रश्न को पूछा है, आप बताइए हिंदी कितने राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है? 9 राज्यों में, 11 राज्यों में, 2 राज्यों में या 8 राज्यों में? हाँ जी, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है 9। ठीक है, हिंदी 10 राज्यों में राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और है, तो कुल मिला के 10 राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है। अगर 9 ऑप्शन आता है तो 9 लगाना है, क्योंकि 9 राज्यों में है और एक केंद्र शासित में है। अगर 10 आता है ऑप्शन में तो 10 लगाना है। 9 और 10 एक साथ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर 10 दिए होंगे तो वहां पर दिया होगा कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में, तब आपको 10 लगाना है। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? उच्चतम व उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न अभी अभी आके चुका है। जो मैंने बताया था जेल वार्डन की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो लगाइए इसका उत्तर। आपने बहुत सौ ने उस परीक्षा को दिया भी है और उस परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखा भी है। तो आप लगाइए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हाँ जी, चलिए देखते हैं ऑप्शन इसका सही कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 348। ठीक है, 348 और 349 उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित हैं, इसीलिए मैंने 349 या ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, चलिए तो 24 में का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 25वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ के राजभाषा का अर्थ नहीं है। 25वां प्रश्न है राजभाषा का अर्थ नहीं है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। चलिए, प्रशासनिक भाषा, दफ्तरी भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या राज्य भाषा? ठीक है, राजभाषा का अर्थ नहीं है। चलिए देख लेते हैं। 25वें का जो सही ऑप्शन है वो डी, राज्य भाषा। राजभाषा का अर्थ राज्य भाषा नहीं है। अगर इसका अर्थ राज्य भाषा होता तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। किसकी? संघ की राजभाषा। अब संघ क्या कोई राज्य होता है? नहीं होता। संघ क्या है? राज्यों का समूह है। तो संघ कोई राज्य नहीं है, इसलिए वहां पर अगर राजभाषा लगाई गई है तो इस राज्य का कुछ और ही अर्थ होगा। असल में इस राज्य शब्द का अर्थ होता है प्रशासन। तो इसको इसलिए प्रशासनिक भाषा भी कहा जाता है। सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, इसलिए इसको सरकारी कामकाज की भाषा भी कहा जाता है। और दफ्तरों में ये प्रयोग होती है, इसलिए इसको दफ्तरी भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रश्न आपके 25 प्रश्न लिपि तथा राजभाषा से संबंधित। आशा करता हूं इसमें अधिकतर प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए होंगे। अगर आप इनको अच्छी तरीके से लिपि तथा राजभाषा को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अवश्य देखिएगा। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक जरूर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।